दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वनडे एग्जाम स्टडी की लाइव क्लास में। और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पर्यावरण पेडागोजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, पर्यावरण में 30 में 29 स्कोर करना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन में आपको एनसीईआरटी पर्यावरण का निचोड़ 3 वीडियो है, उसमें आपका पूरा एनसीईआरटी कवर किया गया है पॉइंट टू पॉइंट, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद जब आप ईवीएस का कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत आपको मदद मिलेगी। उसी 3-4 वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 प्रश्न होंगे, तो आप काउंट करते चलिएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आप इस वीडियो के माध्यम से ठीक से दे पा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस क्लासेज के लिंक, ट्रिकी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। साथ ही नोट्स प्राप्त करने का तरीका ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिखाया जा रहा है, इस पे आप मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। पूछा जा रहा था दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे दत्त कार्य क्या होता है। दत्त कार्य मतलब असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट आप सबने कंप्लीट किए होंगे, बीएड बीटीसी जो भी आपने कर रखा है उसके दौरान, तो वही होता है आपका। अब आप सोच रहे होंगे प्राथमिक स्तर पे असाइनमेंट, तो प्राथमिक स्तर पे जो एक तरीके से होमवर्क दिए जाते हैं एज अ असाइनमेंट, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दत्त कार्य अभिभावकों, भाई या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपको कुछ कीवर्ड बता दें। पर्यावरण में आपको ध्यान देना है, अगर आपको ऑप्शन मिलता है बच्चों को अवसर देना तो वो ज़्यादा सही होगा। चांसेस ज़्यादा होंगे कि अगर किसी ऑप्शन में अवसर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, या फिर अगर चर्चा करने की बात कही जा रही है, या फिर सक्रिय भागीदारी की बात कही जा रही है, या फिर करके सीखने पे बल दिया जा रहा है। अब ऑप्शन गलत कौन से होंगे ये भी हम आपको तब बता दें। किसी ऑप्शन में अगर एकमात्र लिखा है तो वो ऑप्शन उसका सही उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न सकारात्मक है। किसी ऑप्शन में अगर परिभाषा पे जोर दिया जा रहा है, व्याख्या पे जोर दिया जा रहा है, तो वो उसका उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न सकारात्मक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एकमात्र लिखा था तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। कहा जा रहा है डी ऑप्शन में दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ये अवसर जो शब्द है सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं, आपको पेडागोजी के लगभग अगर 10 क्वेश्चन है तो 3 से 4 क्वेश्चन में ये अवसर शब्द जरूर मिलेगा और पॉसिबिलिटीज होगी कि यही आंसर इसका बेहतर होगा। क्योंकि अवसर क्यों बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को मौका मिलता है और बच्चे सक्रिय अधिगम करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे एक्टिव रहेंगे। तो दत्त कार्य के संबंध में सबसे बेहतर क्या होगा कि ये बच्चों को सूचना खोजने, मान लिया आपको असाइनमेंट देते हैं, उसके बारे में बच्चों को नहीं पता तो वो खोजेंगे कहीं ना कहीं, किसी से पूछेंगे, भले ही अपने बड़े भाई बहन से पूछें, ठीक है। वर्तमान समय की बात करें तो इंटरनेट का जमाना है, बच्चे इंटरनेट पे खोजेंगे, विचारों का निर्माण करेंगे और उन्हें उच्चारित करने के अवसर प्रदान करना है, इसीलिए दत्त कार्य हम देते हैं। जैसे आपको असाइनमेंट मिलता है कि आप उस पर कुछ लिखें अपने विचारों को, हालांकि सभी कॉपी पेस्ट करते हैं, अपने विचारों को सम्मिलित नहीं करता कोई, तो वो एक अलग मैटर है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, यहाँ पे में होगा, सरल एवं निदर्शन किए जाते हैं। तो सरल प्रयोग तो आप जान गए, ठीक है। निदर्शन क्या होता है आप नहीं समझ पा रहे होंगे। निदर्शन मतलब होता है नमूना, ठीक है, एग्जाम्पल कह सकते हैं, उदाहरण देना। तो अब आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और उदाहरण या नमूने क्यों दिखाए जाते हैं। जैसे कोई बीज का अंकुरण वाला कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम बीज वाले बच्चों को एक पौधा बीज बो करके दिखाएं, ये सब नमूने क्यों दिखाए जाते हैं, ठीक है। या किसी अगर खाने पे चर्चा करनी है तो विभिन्न बच्चों के घरों से हम उनके टिफिन को मंगवाएं और फिर चर्चा करें, तो ये सब क्यों करते हैं। पहला ऑप्शन, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु। तो यहाँ पे बच्चों के नियंत्रण की बात कही जा रही है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बच्चों को हमेशा हमें नियंत्रण में नहीं रखना है, तो ये ऑप्शन उतना प्रभावशाली नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। ये बात सही है क्योंकि यहाँ पे स्वयं सीखने के योग्य बनाने की बात कही जा रही है, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो ये ऑप्शन तो अभी तक सही है, लेकिन हमें
सिर्फ सही ऑप्शन देख करके तुरंत गोले में नहीं भरना है, हमें बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेना है। फिर कहा जा रहा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उनका अनुकरण करने के लिए। तो अनुकरण करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जब हमें बेहतर ऑप्शन मिल गया है, एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि बच्चों को हम स्वयं सीखने पर बल देंगे, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली, ये कमज़ोर हो गया यहाँ पे। फिर क्या कहा जा रहा है, डी ऑप्शन, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करना, अवलोकन का दर्ज करना, ये भी ठीक था, लेकिन अब सीटेट ने जो आंसर इसका दिया था वो सबसे प्रभावशाली ये मान करके दिया था कि यहाँ पे बच्चे एक्टिव रहेंगे, स्वयं सीखेंगे, तो इसलिए हम इसी के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन भी प्रभावशाली नहीं, मतलब कम प्रभावशाली नहीं है, लेकिन अब आंसर जो दिया गया उसी के साथ हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे एक्टिव हैं और अवलोकन कौशल को भी विकसित कर रहे हैं, अवलोकन कौशल में भी विकास हो रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले यानी कंडे जिनको आप कहते हैं को ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका आंसर अगर आप कई बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग किताबों में हो सकता है आपको ये वाला ऑप्शन मिले, लेकिन एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की ऐसी कोई बात नहीं है अगर धुएं से अगर आती है खांसी। तो इसका रीजन क्या होगा, जो ईंधन से काला धुआं है वो श्वसन नली में जब जम जाता है तो खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको खांसी आने लगती है। ये बिल्कुल रियल प्रैक्टिकली बात है, आपने आसपास अपने भी देखा होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलती है फैक्ट्रियों से या फिर हम कह सकते हैं वाहनों से, ठीक है, तो ये कम प्रभावशाली है, इससे कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। जलते हुए ईंधन की धुएं से उसको एलर्जी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लॉजिकली प्रश्न है वो ये है साइंस के हिसाब से कि जलते हुए ईंधन से जो धुआं निकलेगा, काला धुआं, वो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया और इसी के कारण उसको खांसी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। मतलब विद्यालय कक्षा 5 के जो बच्चे हैं उसको कहीं घुमाने पिकनिक के लिए ले जा रहे हैं। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, आप बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? पहला ऑप्शन, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना, मतलब प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं बच्चे तो फिर अवलोकन क्या कर रहे हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। आनंद तो उठाएंगे ही, लेकिन आनंद उठाना उतना प्रभावशाली नहीं है। बाकी के ऑप्शंस देखिए, कहा जा रहा है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोटबुक में लिख भी रहे हैं, टिप्पणियां दर्ज कर रहे हैं और बाकी बच्चों के साथ डिस्कशन भी कर रहे हैं और अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली। लेकिन अभी हमें चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेना है। यदि उनके कई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेने चाहिए और घर पहुंचने के बाद तो भाई अभिभावकों से पूछने का क्या मतलब है? यहाँ पे पहले हम शिक्षक से चर्चा करेंगे, अपने टीचर से चर्चा करेंगे, अभिभावक तो बाद की बात है, ठीक है। प्राथमिकता क्या है कि हम पहले अपने टीचर से डिस्कशन करें, इसलिए यहाँ पे शिक्षक के साथ जो अवलोकन है ये ज़्यादा प्रभावशाली हो गया और ये उतना प्रभावशाली नहीं हुआ। तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से अवलोकन करें, टिप्पणियां दर्ज करें, बच्चों और शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को साझा करें। गुड मॉर्निंग आप सभी को, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। अगर वीडियो के बीच में कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है उसको भी देख लिया करिएगा, इनडायरेक्टली आप हमें ये सहयोग कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो इतना करिएगा। वीडियो जब आप देखते हैं तो यूट्यूब की तरफ से कुछ ऐड आते होंगे, उनको स्किप ना किया करें, 10-5 सेकेंड का होगा, देख लिया करें, उससे हमें कुछ अर्निंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बाकी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब का कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? मतलब कोई ऐसे बच्चे हैं क्लास में जो नॉर्मल से थोड़ा सा, कहते नहीं कि ये बच्चा पढ़ने के कमज़ोर है, ये बच्चा और कमज़ोर है, ये बच्चा पढ़ने में तेज है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एवरेज से थोड़ा सा कम है, औसत से कम है, उन्हें हमें समान लाना है, ठीक है, औसत दर्जे में लाना है। तो क्या करेंगे? उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय करना है। तो बहुत अच्छी बात है भाई, जो भी गलतियां कर रहा है बच्चा, जो भी कमज़ोर क्षेत्र है, मान लिया बच्चा अगर मैथ में कमज़ोर है, ठीक है, ड्राइंग में कमज़ोर है
और उसकी साइंस अच्छी है, सोशल साइंस अच्छी है, जो भी सब्जेक्ट है कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो हम उनको पहचान करेंगे और उस पर हम वर्क करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, नियमित रूप से विद्यालय आए, ये भी बात सही है। एक्स्ट्रा वर्क देना फिर ये बोझ पड़ जाएगा, तो ये सही नहीं है। अगली पंक्ति में बैठाना और काम का, ये भी ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन सबसे प्रभावशाली क्या है, कहा जा रहा है सबसे प्रभावी, बाकी तीनों प्रभावशाली, सबसे प्रभावी ये है कि हम क्या करें, कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें और उसके लिए कुछ वर्क करें जिससे बच्चे की जो कमी है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम दूर कर सकें। ऊपर आई बटन में आप चेक करिएगा, कुछ वीडियोस के लिंक दिख रहे होंगे, ट्रिकी वीडियोस, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है कि हाफ टाइम के बाद जो क्लासेज में कालांश होते हैं, यानी जो पीरियड होते हैं, उनमें बच्चे थोड़ा बोर होने लगते हैं, कुछ को नींद आने लगती है, तो क्या करेंगे। आप ये कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करेंगे, तो बिल्कुल निगेटिव हो गया भाई, आराम क्यों कराएंगे हम क्लास में। प्रकरण को यानी टॉपिक को बदल देंगे, ठीक है, लेकिन हम मान लिया हम अगर कुछ प्रकरण पढ़ा रहे हैं, बच्चे को जल पढ़ा रहे हैं और बच्चे बोर हैं, तो हम जल क्यों, टॉपिक क्यों बदल देंगे, तो ये प्रभावशाली नहीं है, टॉपिक नहीं बदलेंगे हम। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए जाएंगे, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन ज़्यादा प्रभावशाली है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य, मतलब जो चैप्टर चल रहा है, जैसे जल पढ़ा रहे हैं हम, तो जल से संबंधित अगर कोई श्रव्य दृश्य सामग्री है, कुछ प्रोजेक्टर आपके पास है, चार्ट पेपर है, तो उसको हम दिखाएं, हो सकता है बच्चे को इंटरेस्ट आने लगे, है ना, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम सीटेट में अपीयर हो रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, लेकिन समझिएगा कि कैसे हम गलत ऑप्शंस को हटाते हैं। सीटेट के क्वेश्चन में आपको देखा होगा, आपको चारों ऑप्शन कई बार सही लगते हैं और क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि सबसे प्रभावशाली तरीका कौन है, तो आपका वो चेक करता है कि आप एक टीचर होने के नाते किस ऑप्शन को बेहतर ढंग से चुन पाते हैं, कितने कम समय में चुन पाते हैं, ये भी जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी सीटेट में। आपको आते हुए क्वेश्चन गोला नहीं भर पाते हैं लोग, आपको पता होगा 20 लाख लोग लगभग बैठते हैं और पास कितने होते हैं, 4 या 5 लाख, तो यही है, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके बताइए, उसका वीडियो आपको मिलेगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। 2011 का ये पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। पहला ऑप्शन है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, पता लगाना, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि हम पता लगा रहे हैं कि शेर क्या खाता है, हाथी क्या खाता है, घोड़ा क्या खाता है, अच्छी बात है। फोटो एकत्रित करना भी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अनुमति नहीं देंगे। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा चित्र बनाने के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, बच्चा चित्र बनाएगा, कुछ एक्टिविटी करेगा, कुछ सृजनात्मकता दिखाएगा, सही है। डी ऑप्शन कह रहा है ये अनुमति नहीं होती है कि हम वहाँ पे खाने की सामग्री ले जाएं। पहली बात तो अनुमति होती नहीं है, दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि वहाँ पे जो भोजन हो जानवर का किस हिसाब से हो, आप कुछ ऐसा खिला दें जो जानवर को नुकसान कर जाए, तो इस दृष्टि से ये अनुमति हम नहीं देंगे कि वहाँ पे हम कुछ खाने की सामग्री ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 8, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है। फोटो दिखाना, देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं, चारों तरीके हैं बीज अंकुरण को पढ़ाने के। अब आप कौन सा प्रयोग करेंगे, ये आपके टीचिंग स्किल को प्रभावी बनाएगा। फोटो दिखाने से क्या बच्चे तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ठीक था। बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, ये भी ठीक था। लेकिन डी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, इनमें तीनों ऑप्शंस को एक में मिला दिया गया। कहा जा रहा है बीज बोने, यहाँ पे बीज होगा, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। इस तरीके से अगर हम पढ़ाएंगे तो यहाँ पे बच्चा भी एक्टिव रहेगा, पूरे स्टेप देखेगा विभिन्न चरणों को, ठीक है, और वो बच्चा देख करके प्रत्यक्ष रूप में सीखेगा। इसमें बच्चा और टीचर दोनों ही एक्टिव रहेंगे। तो डी ऑप्शन अगर आपने लगाया था, इसका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन सब जो है कंटेंट वाले जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं। जो पैडागोजिकल जो इशू है वे आपकी शिक्षण विधियों, आपकी टीचिंग स्किल और जो आपने बीएड बीटीसी किया है उसका टेस्ट लेते हैं कि आप अच्छे टीचर कैसे बनेंगे,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपने पढ़ लिया होगा, आंसर बिल्कुल सही है अगर आपने ऑप्शन चेक किया, यहाँ पे टिक किया है मोटापा और एनीमिया। ठीक है, तो अगर कोई समोसा, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करता है ज़्यादा तो क्या होगा, उसको मोटापा होगा। फिर क्या कहा जा रहा है, दिव्या क्या करती है, ऐसा भोजन करती जिसमें लौह तत्व की कमी है, तो ये एनीमिया रोग होगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग आपको देखना है। आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों। नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जो नमकीन पानी होगा उसका घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा आपको सोचना नहीं, याद कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकते हैं। चावल हो या कोई भी वैसा सामान हो, अगर आपने यूज़ किया होगा तो देखा होगा आप 24 घंटे 48 घंटे तक अगर उसमें रखते हैं तो उतनी जल्दी सामान जो भी आप रखते हैं खराब नहीं होता है। क्यों खराब नहीं होता, पहला ऑप्शन, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं और तापमान पर रोगाणुओं को निष्क्रिय हो जाते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं या फिर निष्क्रिय हो जाते हैं, ये आपको बताना है। या फिर नमी तत्व घट जाता है कम तापमान पर। जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव में कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं लगता। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगली जब भी क्लास होगी। ऐसे ही बेहतरीन क्लासेज और ट्रिकी वीडियोस भी आपके लिए आते रहेंगे। जल्दी जल्दी से आंसर करिए, बहुत बढ़िया। सभी का कमेंट देख रहे हैं, नीचे कमेंट में आपको रिप्लाई मिल रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल, पके हुए चावल, जल्दी से बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कम तापमान पर क्या होते हैं, रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अपना पूरा जो मतलब जो उनका रहता है इरादा नष्ट करने का, वो अपना इरादा वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। कैसे हम पहचान करेंगे खून में कि मलेरिया है, हुआ है किसी को। ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद ही तो पता चलता है कौन सा बुखार है। तो क्या चेक किया जाता है इसमें, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का अगर आपने पहला ऑप्शन टिक किया बिल्कुल सही है। आरबीसी में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम की पहचान के द्वारा ये पता चलता है कि मलेरिया है। तो मलेरिया की पहचान कैसे होती है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। पहला ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा दिशा में, अच्छा 2 बार लिख गया सॉरी, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। पाठ को आनंददायक और रोचक, भाई आनंददायक रोचक तो बनेगा ही, लेकिन हमें और बेहतर ऑप्शंस को देखना है। स्थानीय एवं विश्व स्तर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता और विकास करने में मदद मिलता है। तो ये ज़्यादा प्रभावशाली ऑप्शन है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रकृति को खोजने की बात कही जा रही है, और ईवीएस में आपको ध्यान रखना है खोज आधारित अधिगम विशेष बल देना है। और जहाँ पे बात आ गई कहानी कविता की, वहाँ पे आपको कल्पना वाला ऑप्शन तुरंत देखना है, क्योंकि ये आपको हिंदी में भी मदद करेगा। कहानी से क्या है भाई, आपको अगर कोई कहानी सुना रही हो, मान लिया आपको शेर वाली कहानी कोई सुना जा रही हो कि शेर था एक जंगल में और वहाँ पे हाथी था और दोनों में लड़ाई हुई, तो तुरंत आपके माइंड में क्या होता है, बच्चा अगर कक्षा 4-5 में भी है उसके माइंड में शेर का फिगर और हाथी का फिगर उसके माइंड में, उसके स्कीमा में तुरंत बन जाता है। अर्थात कल्पना करने की योग्यता का विकास होता है, बच्चे तुरंत कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा।
तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, इसीलिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग किया जाता है। नीचे कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे और आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें। किसी का भी आप वीडियो देखा करें, फीडबैक जरूर दिया करें कि क्या कमी है, कैसे और हम और बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन है, आंसर आप सभी का आ चुका है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में ले जाते हैं। दवाई के रूप में तो हम विटामिन नहीं लेते हैं, कुछ लोग गोली लेते हैं विटामिन की, वो भी जब डॉक्टर सलाह करता है। क्यों? क्योंकि ये जो है विटामिन हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। कुछ रोगों से लड़ने में ये हमारी मदद करते हैं, इसीलिए आपको कहा जाता है कि हरी सब्जियां खाइए या जो भी विटामिन के जो भी स्रोत होते हैं उनको आप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, आपने देखा होगा। कई लोगों ने इसका आंसर गलत पढ़ाया है या क्या हुआ पता नहीं, कई बुक्स में भी इसका आंसर गलत दिया है। एनसीईआरटी की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो एक बार प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा, उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये कीटों को दूर करने के लिए किया जाता है। चिकना और साफ बनाना सही है, गलत नहीं है, लेकिन जो हमें एनसीईआरटी कहेगी, जो वरीयता हम उसी ऑप्शन को देंगे ना, कीटों को दूर रखने के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा। चिकना साफ तो हो जाएगा, वो सेकेंडरी है, द्वितीयक स्थान पे है। अगर ये ना होता ऑप्शन तो हम ये लगाते, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम यही लगाएंगे। एक किसान, ये बहुत विवादित क्वेश्चन, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वो क्या कहलाती है? पहली बात तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये जो है निष्पावन लिखा है यहाँ पे, निष्पावन, ठीक है, निष्पावन लिखा है। अब आप लोग इसका आंसर करिए जल्दी जल्दी से। कुछ लोग यहाँ पे बी बताएंगे, कुछ लोग सी बताएंगे। देखिए इसका हम आपको आज डाउट क्लियर कर देते हैं। अगर कहीं बुक में थ्रेसिंग दिया है तो इसको काट करके सही कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आपका एक नंबर फोकट का चला जाए। ये एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक है, आई थिंक साइंस की, ठीक है। पेज नंबर 37 पे आप जाइएगा अगर आपको ढूंढना ही है, वरना हम आपके लिए साक्ष्यों के साथ आपको दिखा रहे हैं। कहा क्या जा रहा है, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का प्रयोग, यही से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो आपको साइंस की भी आपको ईवीएस पढ़, मतलब साइंस की ईवीएस नहीं, कक्षा 6 की जो साइंस है वो भी आपको थोड़ा सा पढ़नी चाहिए। बताइएगा अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, जिससे हम अगला वीडियो बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए हैं, इसका फिगर भी दिखाया गया है कि ये निष्पावन है, ठीक है। तो ये अब आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए, डाउट में मत रहिएगा कि थ्रेसिंग लगाए या निष्पावन लगाए, इसीलिए हमने आपका ये डाउट क्लियर किया है। आपको एक और साक्ष्य दिखाते हैं, थ्रेशिंग क्या है। जो आप लोग थ्रेसिंग बता रहे थे, इसमें क्या होता है, डंडियों से अन्नकणों, थ्रेसिंग देखा होगा आपने, थ्रेशर होता है गेहूं वगैरह की जब खंदाई होती है गांव में, विशेष देखा होगा, और ये भी आपने देखा होगा, ठीक है, ये भी आपने देखा होगा। इस समय चल रहा है बहुत कस के, इसी का सीजन है। तो देखिए यहाँ पे थ्रेसिंग क्या होता है, डंडियों से अन्नकणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग कहते हैं। पीट पीट कर अलग किया जाता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो ये सारांश दिया रहता है। एनसीईआरटी की किताबों में पहले चैप्टर होता है, उसके बाद सारांश दिया होता है। सारांश में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा, सारांश में ये सब कहा जा रहा है, इसको पढ़िएगा। अनाज से भूसा पत्थरों को हस्त चयन और पृथक किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा निष्पावन क्या है। तो आप देख सकते हैं, जिसमें गेहूं के दाने को भूसे से उसकी घनता के आधार पर वायु द्वारा अलग किया जाता है। अनाज से भूसा पृथक करने के लिए निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। निष्पावन करते समय भूसे के हल्के कण पवन में उड़कर दूर गिरते हैं, जबकि भारी यानी अन्य कण पृथक होकर निकट एक ढेर बना लेते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा अपने आसपास, ठीक है। तो ये आपको अब कंफर्म हो गया होगा। थ्रेशिंग क्या है हमने आपको पहले ही बता दिया। इसमें क्या होता है, डंडियों को अनाज से अलग किया जाता है, तो ये होता है थ्रेशिंग। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद अगर आपको ये क्वेश्चन कोई भी पूछे तो यहाँ पे आप निष्पावन ही टिक करेंगे। क्लियर, सी ऑप्शन क्लियर होगा।
कहीं भी अगर आपने अरिहंत या किसी भी बुक में आपने अगर पढ़ा हो तो उसको सही कर लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती, कई बार गलतियां हो जाती हैं बुक्स को टाइप करने में। कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। भाई पहेली जब आपसे कोई पूछता है तो कुछ समय के लिए आप सोचते हैं ना, कोई भी पहेली आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप सोचते हैं, अर्थात कुछ उत्सुकता होती है आपके जानने, आपके अंदर जानने की इच्छा होती है। इसी को सृजनात्मक चिंतन, मतलब आप कुछ नया सोचते हैं कि इस पहेली का क्या उत्तर रहा होगा। तो ये तो बात सही है, हमें निकालना क्या है, उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन शक्ति ये भी सही है, तर्कणा शक्ति भी सही है। लास्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना। तो पहेलियों के माध्यम से हम बच्चों के मस्तिष्क को कैसे भ्रमित करेंगे, भ्रम का आनंद उठाना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अर्थात यही इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि उद्देश्य नहीं आपसे पूछ रहा था। आया समझ में? तो डी ऑप्शन सही होगा। शेयर करिए, संख्या बढ़ाइए, 300 से ज़्यादा करिए संख्या। बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमित, रीना, गुड़िया, नीति, ज्योति, अमित कुमार, अफसाना बानो, सोनम, अनुज, गुरु, लर्नर, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है। रीता, फारिया मलिक, रिनी श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जितने भी लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। बहुत सारे लोग लाइव जुड़े, तो सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुँचाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संसार से जोड़ने। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, वास्तविक जीवन से जोड़ना, संसार से जोड़ना अपने आप में पॉजिटिव ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका भी आंसर कुछ बुक्स में गलत दिया है, हम आपको बताते हैं कैसे। सबसे बेहतर तरीका क्या है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, बिल्कुल सही है। चार्ट पर ईंधनों के चित्र, देखिए चार्ट पर अगर आपने ईंधन के चित्र दिखा दिए वो उतना प्रभावशाली नहीं, बच्चा समझ पाया या ना समझ पाए, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहना। सूची बनाने कहना गलत नहीं है, लेकिन इससे बच्चे कैसे परिचित हो पाएंगे। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, क्या हम नमूने दिखाएं, नमूने दिखाने से बच्चा समझ जाएगा, गलत नहीं है ये भी। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसको हम एक शॉर्ट फिल्म दिखाएं, क्योंकि बच्चा देखने से, प्रैक्टिकली देखेगा वो चीज़ों को, तो बेहतर चीज़ें समझ में आएगा। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बच्चों के साथ चर्चा करना। चर्चा करना अपने आप में पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा एक्टिव रहेगा। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा कि हम उसको एक लघु फिल्म दिखाएं और बच्चों के साथ चर्चा करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल। बहुत बढ़िया गौरव, जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। पूजा, गौरव, सिमरन, नीलू, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सोनम, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। नीतीश श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, तो मानचित्र आपको पढ़ाना है, ठीक है। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए ये भी जरूरी है, ये भी सब कुछ जरूरी है, लेकिन जब तक आपको दिशाओं का ही ज्ञान नहीं होगा तो आप मानचित्र कैसे पढ़ाएंगे। मानचित्र में सबसे पहले तो ये होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आपके अंदर स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता हो। किसका पहला ऑप्शन सही होगा, बाकी द्वितीयक है। प्राइमरी क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आपको दिशाओं की जानकारी हो, दूरी, स्थान, ये सब आपको पता हो, तो आप अच्छे ढंग से मानचित्र वाला चैप्टर पढ़ा पाएंगे। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाह्य की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 22, सारे ऑप्शंस पढ़िए फिर बताते हैं क्यों। क्योंकि आमाशय के अंदर क्या होता है, भोजन का मंथन होता है। अच्छी चीज़ों को वो रख लेता है और ख़राब चीज़ों को वो निकाल देता है। तो इससे क्या होता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट, एक बार और आया था क्वेश्चन, हमने आपको कराया है रेलवे टिकट। उसमें पूछा गया था क्या क्या होता है रेलवे टिकट पे, वो आरक्षित टिकट था। यहाँ पे सिंपल लिखा है रेलवे टिकट। पहला ऑप्शन, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साथ साथ क्या होगा, अवलोकन की कुशलता होगी। बिल्कुल सही, बच्चा देखेगा टिकट के बारे में, जानेगा कि इसका क्या उपयोग होता है,
क्या क्या चीज़ें टिकट पे दी होती हैं। रेल के किराए के बारे में बताता है, ये भी बात सही है ना। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों, तो संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान कैसे हो पाएगा, ये नहीं होगा। निष्कर्ष, ये भी नहीं होगा। निष्कर्ष पर पहुंचने की कुशलता, तो जरूरी क्या है, वैसे भी आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। जब आपको अंतःक्रिया मिल गया, अवसर मिल गया, तो ये अपने आप में पॉजिटिव पहचान है ऑप्शंस की। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। रेलवे टिकट हम इसीलिए दिखाते हैं कि बच्चे वास्तविक रूप में समझ पाएँ और अंतःक्रिया के अवसर मिलें, इसलिए हम दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन, जीवन और पर्यावरण में सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। यहाँ पे भी देखिए आपको एक कीवर्ड मिल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन क्या था, नहीं है, उद्देश्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा था। और हमने आपको बताया था कि पर्यावरण में आप कभी भी परिभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, यही लिखा है यहाँ पे, परिभाषाओं का बोझ डाला। तुरंत देखते ही यकीन मानिए जब आप पेपर देंगे सीटेट के पर्यावरण में ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। देखिएगा, मिलाइएगा क्वेश्चन, परिभाषा वाला एक ऑप्शन जरूर देगा आपको। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण में कभी भी हम परिभाषा और व्याख्या पे बल नहीं देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नकारात्मक था, इसलिए इसका उत्तर यही होगा। अगर क्वेश्चन सकारात्मक होता तो इसका ये उत्तर नहीं होता। यहाँ पे आपसे निगेटिव पूछा रहा था कि उद्देश्य नहीं है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है, क्यों। घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है, यहाँ पे जाने होगा। भैंस की पीठ पर गाना पसंद करता है, नहीं। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, नहीं। सबसे जरूरी क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे घास वाला गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 25, ये हमने गलती से काट दिया, घास वाला गलत हो जाएगा। भाई भैंस की पीठ पर घास कहाँ होगी, तो ये तो गलत हो गया। गाना तो गाएगा नहीं, ठीक है, आराम भी नहीं करेगा। तो जो भैंस की पीठ पे जो कीट होते हैं, परजीवी होते हैं, उनको खाता है, इसलिए। तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। पर्यावरण में देखिए फिर से आ गया परिभाषा, जैसे ही परिभाषा देखिए काट दीजिए ऑप्शन। तकनीकी शब्द देखिए काट दीजिए ऑप्शन। हो ही नहीं सकता कि हम टेक्निकली वर्ड का प्रयोग करें क्लास में, बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए। अब देखिए यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन हम क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना उद्देश्य होता है, ये कहता है NCF 2005। तो उसका भी वीडियो हमने बना रखा है, YouTube में सर्च करिए NCF 2005 बाई वनडे एग्जाम स्टडी लिख दीजिएगा। जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है उसके आगे वनडे एग्जाम स्टडी लिख दीजिएगा, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। कथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। ये चीज़ें आपको याद ही करनी है, और NCERT के जो 3-4 वीडियो हैं उसमें सब हमने आपको पढ़ा रखा है, उसी से क्वेश्चन है कथन और वाष्पीकरण वाला। तो कथन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे वाष्पीकरण किसी भी तापमान पे हो जाता है, लेकिन कथन के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती। तो यही अंतर है, बेसिकली सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 और ऊपर एक बार और चेक करिए आप लोग, आई बटन ऊपर देखिए, कंप्लीट क्रैश कोर्स की जो प्लेलिस्ट है वो वहाँ पे हमने लगा रखी है, उसको आप लोग देखिएगा। बहुत बढ़िया आंसर आएगा। 50% चांसेस रहते हैं कि अगर एक पुरुष जिसका रक्त O है, A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करेगा, तो उसका जो पहला बच्चा होगा 50% वो चांसेस रहेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप O हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, टूटता तारा क्या, ये भी उसी वीडियो से क्वेश्चन है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है, यह सिरे होगा यहाँ पे, एक सिरे पर, सिरे सही है, एक सिरे पर पूंछ होती है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको, उत्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, उसी को कहते हैं हम टूटता तारा। लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मत करिएगा आप, ठीक है, करना होता तो आप पहले ही कर देते। क्वेश्चन नंबर 30 आपने पढ़ लिया, आंसर क्या आएगा। कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। भाई मेहनत से वीडियो बनता है, आप देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के ऑप्शंस को टाइप करना, फिर आपके समझ लाइव करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा यहाँ पे, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक, यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को
बच्चों को साथ और अभिभावकों के साथ बांटना, मतलब जो हम आकलन करें उसके बाद जो उसका रिजल्ट आए, ठीक है, अवलोकन के बाद वो हम बच्चों को भी बताएं और अभिभावकों को बताएं। ये बात बिल्कुल सही है। परीक्षा पे ज़्यादा बल नहीं देंगे हम, ठीक है। आकलन में क्या शामिल होगा कि जो भी आकलन किया गया है सतत और संरचनात्मक, उसको हम गार्जियन के साथ साझा करें। तो ये था आज का वीडियो। यहाँ पे ईवीएस पेडागोजी ट्रिक का वीडियो आपको दिख रहा होगा और एनसीईआरटी कक्षा 5 का या 4 का एक वीडियो आपको दिख रहा होगा। उस वीडियो तक पहुंचिए और बाकी सारे वीडियोस एंड में आपको मिलते रहेंगे। देखते जाइए, फटाफट से खत्म करते जाइए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन